हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो मैथ्स में जितने भी कंप्लीट फार्मूला होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया, या फिर जो भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मैथ्स के फॉर्मूले, मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी का रिवीजन करवाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले हैंड रिटन तरीके से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हो तो आपको मैथ्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह का वीडियो आपको पहले कभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको मैथ्स में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे फॉर्मूलों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम का चैप्टर दिया हुआ है। तो इसके सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 दिया हुआ है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं को निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि क्या होगी प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4, ये कहाँ तक, n तक। तो इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है पहली n विषम संख्याओं का योग। तो पहली n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो क्या होता है ये, 1 3 5, ये कहाँ तक, n तक। तो इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे। तो इसमें हमें पूछा गया है पहली n सम संख्याओं का योग। तो पहली n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन। तो ये किस तरह से दी हुई संख्या होती हैं, 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, ये कहाँ तक, n तक। तो इनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको 4 नंबर फार्मूले में पूछा गया है पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इनको निकालने का क्या फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो ये पहली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को निकालने का सूत्र होता है। जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये n नंबर तक। तो इनको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला नंबर 5 है। तो इसमें क्या है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। तो यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया था ऊपर, उसके बाद घन पूछा है। तो इनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास n प्राकृतिक संख्याओं के घन को निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि क्या यहाँ पर सीरीज में दिया हुआ है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये कहाँ तक, n नंबर तक। तो इनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास इनको निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ये एक स्टेटमेंट होता है, तो इसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे हम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या होता है, शेषफल प्रमेय। जैसे कि रिमाइंडर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 17 से 21 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये इसका 4 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पर ऋणात्मक शेषफल, नेगेटिव रिमाइंडर याद करेंगे। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 10 दिया हुआ है। तो इसमें नेगेटिव में क्या होता है, जैसे कि 10 को 8 में 10 का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2, वो क्या बचेगा, -2। इसी तरह से 9 में 10 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, -1। -2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये ऋणात्मक शेषफल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसमें पूछा गया है
लार्ज पावर कंसेप्ट। तो पावर निकालने का कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, जैसे कि रिमाइंडर निकालने का तो होता है इसमें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 28 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको 28 को हम यहाँ पर लिख लेंगे 27 प्लस 1। तो यहाँ पर ये 9 से कट जाएगा 27, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 की पावर 1 2 3 4 5। तो 1 की पावर आप कितनी भी करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल निकालने का। तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, भाज्य बराबर होता है हमारे पास भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोइनेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भाजक दिया हुआ होता है, बीच में भाज्य दिया हुआ होता है, ये भागफल होता है और नीचे रिमाइंडर होता है। तो इस तरह से आप भाज्य निकाल सकते हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ के जितने भी इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद चलो बात करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में क्या दे दिया जाएगा, एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाएगा एलसीएम दे दिया जाएगा आपको 38, एचसीएफ दे दिया जाएगा आपको 40 और आपको फर्स्ट नंबर दे दिया जाएगा 8। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि आपको पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो कि सेकंड नंबर क्या आएगा। इसी तरह से आपको फर्स्ट नंबर पूछ लिया जाएगा, एलसीएम पूछ लिया जाएगा, एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ निकालने का इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो इस तरह से आप ये इस फार्मूले की सहायता से ये 4 चीज़ निकाल सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें पूछा जाता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो एलसीएम का फ्रैक्शन निकालना पूछा जाता है। जैसे कि आप एलसीएम का फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, एलसीएम का ऊपर आता है और एचसीएफ नीचे आता है। एलसीएम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरह से आप एचसीएफ का फ्रैक्शन निकालोगे तो जिसका भी फ्रैक्शन पूछा जाता है वो ऊपर आता है। जैसे जिसमें एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम ऊपर आया, इसमें एचसीएफ पूछा गया तो इसमें एलसीएम ऊपर आया और एलसीएम नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। तो इस तीसरे चैप्टर में क्या पूछा गया है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इस वीडियो में हम अभी देखेंगे आगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पहला नंबर कॉन्सेप्ट होता है आपके पास, अंडर रूट में आपको कोई भी संख्या दी होगी। जैसे कि आपको अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये आपको इनफाइनाइट नंबर तक दी हुई होगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास फैक्टर b ग्रेटर देन a। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर x की जगह आपको दिया हुआ है 6, तो आप 6 के फैक्टर कर लोगे। तो जैसे कि आपने 6 के फैक्टर कर लिए 3 और 2, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 1 का। ऐसे फैक्टर करो कि जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो इनका 1 के बीच में इनका डिफरेंस 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 होता है। तो इसी तरह से इसके फैक्टर कर लेंगे तो 3 और 2 हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो आपको क्या लेना है, बड़ा नंबर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो आपको क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है। तो आप सीख गए हो। जैसे कि आपको यहाँ पर प्लस दिया होगा तो आपको बड़ा नंबर लेना है और अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तो छोटा नंबर लेना है। तो इस तरह से ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपको दिया हुआ था जैसे कि x अंडर रूट में अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट नंबर तक। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x। जैसे कि आपको यहाँ पर 5 दे दिया जाएगा तो इसको सीधा आपको 5 दे दिया जाएगा तो इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 5। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ये कहाँ तक दिया हुआ है आपको, इनफाइनाइट नंबर तक। तो इसको निकालने का क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये कितनी बार अंडर रूट दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 बार आपको अंडर रूट दिया हुआ है इसमें। तो x हम यहाँ पर 4 मान लेंगे। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर 4 कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास,
हमारे पास यहाँ पर n नंबर कितना दिया हुआ था 4, तो 4 की पावर कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में से -1 करेंगे 15 आएगा, वो आप ऊपर लिख दोगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को निकालने का, इस कॉन्सेप्ट को निकालने का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास सर्ड एंड इंडीज। तो इसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं अभी हम देख लेंगे। तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास m मतलब √p की पावर m। तो √p की पावर m दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, p की पावर 1/m। तो अंडर हटाएंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पर इसको 1/m लिख लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 की पावर 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 की पावर अंडर को हटाएंगे तो 1/5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये सर्ड इंडीज निकालने के इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। उसके बाद फार्मूले नंबर 2 के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, √p की पावर m। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे √p की पावर m और √q की पावर m। तो जैसे कि यहाँ पर इनको एक साथ लिखा गया है, तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा नंबर फार्मूला हो गया। उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या होता है, जैसे कि दोनों डिवाइड में दिए हुए हैं, अंडर में इसकी पावर m दिया हुआ है, तो इनको भी हम ऊपर नीचे अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे √p की पावर m, √q की पावर m, इसको डिवाइड में अलग अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको √p की पावर m की पावर होल पावर m दिया हुआ होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि p की पावर अंडर रूट हटाओगे आप तो क्या हो जाएगा 1/m, अंडर रूट हटाओगे तो इसकी जगह ये आ जाएगा। उसके बाद ये पावर में m दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से m से m कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा p की पावर 1। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा p की पावर 1। जैसे कि आपको यहाँ से देख सकते हो, आपको 4 की पावर 3 दिया हुआ है, की पावर 5 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 की पावर 3 × 5 तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 15। इसी तरह से इसका कि ये कोष्टक में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है हमारे पास 4 की पावर 3 की पावर 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि 3 की पावर 4 दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको 3 × 3 × 3 4 बार लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 तक 9 × 27 = 81। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 4 की पावर 81। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि 3-4 बार लिखना है, जो कि क्या आ जाएगा 4 की पावर 81। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछ ले जाते हैं, जिनका मान आपको याद होना चाहिए, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है √2। √2 का क्या मान होता है 1.414, तो ये √2 का मान होता है। वहीं √3 का क्या होता है 1.732। √5 इसका मान क्या होता है 2.236। √6 का क्या मान होता है 2.449। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट होते हैं, इनको आपको याद करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प रहती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास होने वाला है एवरेज। तो एवरेज नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो इसके बेसिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई दी गई अंकों की संख्या। जैसे कि आपको नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो इनका आपको एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे, इन सभी को ऐड कर लेना है। 1 2 3 4 5 इन सभी को ऐड कर लिया, और ये कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 / 4, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर दिया हो, तो इन 5 को जोड़ना है, ऊपर लिखना है, और इसके नीचे 5 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हो। उसके बाद एवरेज का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरेज का दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एवरेज में किसी संख्या में अगर इंक्रीज़ करना होता है तो एवरेज में भी उतना ही इंक्रीज़ होता है। जैसे कि आप किसी संख्या के एवरेज में 4 बढ़ा रहे हो, तो संख्या में 4 बढ़ा रहे हो तो एवरेज में भी 4 बढ़ जाएगा।
और ऐसे ही इसको घटाओगे तो उतना ही घटेगा, उतना ही मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही मल्टीप्लाई होगा, उतना ही भाग करोगे तो उतना ही भाग होगा। तो ये दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आपको दूसरा नंबर, इसमें आपको पूछा जाता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं के औसत को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर तीसरा नंबर पर दिया हुआ है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n। उसके बाद लगातार संख्याओं का औसत, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब कि लगातार एवरेज कॉन्जुगेटेड नंबर। तो इनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक दे दिया, तो इसका फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो ये लगातार संख्याओं को निकालने का, औसत को निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद 1 से n विषम संख्याओं के औसत को निकालने का फॉर्मूला, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद आप देखोगे 1 से n सम संख्याओं का औसत, 1 से n सम संख्याओं को निकालने का औसत को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत को निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपको n प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत, ये यहाँ पर वर्ग पूछा गया था, यहाँ पर घन पूछा गया है। तो इनको निकालने का क्या सूत्र होता है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद 9 नंबर, इसमें पूछा जाता है कि किसी संख्या के n गुणांकों का औसत, तो इसको निकालने का क्या सूत्र होता है, नंबर इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये n के गुणांक के औसत को निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप हमारे पास यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, तो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको 4 रेशियो दिए हुए हैं, 4:8 रेशियो 8x। तो इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इनका औसत आ जाता है। तो अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई बाहर वाली संख्याओं से डिवाइड कर देंगे 4x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इनका रेशियो 16:x। इसके बाद आपको पूछा जाता है कि मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। तो जैसे कि आपको इसमें पूछा जाता है कि 4 और 6 का मध्यानुपाती निकालो, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास √AB। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 6, तो √24 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में कि मध्यानुपाती निकालो, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, √AB इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपको जैसे कि रेशियो निकालने के लिए दिया जाता है, आपको रेशियो निकालने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि आपको 2 रेशियो दे दिए, A/B 2:3 दे दिया, B/C 4:5 दे दिया। तो ABC का रेशियो निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे कि आप सबसे पहले A B C तीनों को लिख लोगे। उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पर A/B दिया हुआ है, तो A के नीचे A, B के नीचे B, इसी तरह से BC, B के नीचे B और C के नीचे C। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12, इसी तरह से 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15। तो आप इस तरह से A/B/C आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो अगर आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हो ना, तो आपको जितनी भी मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही होंगी ना, वो आपकी सारी प्रॉब्लम, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर आपको मैथ्स में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो और आपने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस परसेंटेज होते हैं, तो वो आपको याद करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप 1/2 को क्या लिख सकते हो, 50%, मतलब कि 50% को क्या लिख सकते हो, 1/2। इसी तरह से 33:1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3। इसी तरह से 66/2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3। 25% के फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 20% की कितनी होती है, 1/5। इसी तरह से सारे फ्रैक्शन होते हैं, इनको आपको याद करना होता है। अगर इनको आप याद कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सक्सेसिव मेथड। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि +-a +-b +-a +-b डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पर परसेंटेज। जैसे कि आपको दिया हुआ होगा, जैसे कि a 10% दे दिया जाएगा आपको, b 20% दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इनका सक्सेसिव क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे कि ये अगर प्लस में, दोनों प्लस में दिए हुए हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा a + b + ab डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो इनको निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर माइनस दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आप रख दोगे। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस दोनों के सक्सेसिव निकाल सकते हो। तो ये सक्सेसिव निकालने का इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, जो कि आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, इससे आप आसानी से सक्सेसिव निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे हम। तो इसके सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य मान लो 10 रुपये है, और उस वस्तु को आपने कितने रुपए में बेचा, 12 रुपये में बेचा। तो अगर आपको इसको प्रॉफिट निकालना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये बेचने को क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस, और वस्तु का जो मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 में से हम यहाँ पर 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2% प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का सूत्र होता है हमारे पास। इसी तरह से परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाई CP × 100। तो इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप दोनों को ही निकालोगे, इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस को नीचे रखना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, परसेंटेज प्रॉफिट निकाला हमने, यहाँ पर परसेंटेज लॉस निकाला, तो इनके नीचे वाले दोनों जगह हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस। तो इनको निकालने के लिए नीचे हम कॉस्ट प्राइस को रखते हैं कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस × 100 ± प्रॉफिट अपॉन लॉस डिवाइडेड बाई 100। तो ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 ± प्रॉफिट डिवाइडेड बाई लॉस। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने के फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, डिस्काउंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें।
तो जैसे कि आपको दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आपको क्रमागत छूट के बारे में निकालो। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया होगा आपको, तो इसके बारे में निकालने के लिए आपको सीधा सीधा बोल दिया जाएगा। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 और इंटू इसको परसेंटेज। तो ये इसको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं अभी हम जानेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट मल्टी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास SI निकालने का फॉर्मूला होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। इसी तरह से आपको अगर पूछा जाए कि आप प्रिंसिपल निकालो, तो प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हो? जैसे कि आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। इसी तरह से आप रेट निकाल सकते हो और इसी तरह से टाइम निकाल सकते हो। ये इस फॉर्मूले से तीनों को निकाल सकते हो। तो ये साधारण ब्याज इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे CI के बारे में। तो CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पूछा जाए 2 वर्ष का CI निकालना है, 3 वर्ष का CI निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हो, जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला होता है। जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं इनको SI कहते हैं और जो लास्ट में होता है उसको उससे CI निकालते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि 2 साल का CI, 2 साल का 3 साल का, 2 साल का 3 साल का आपको CI निकालने के लिए बोला जाए तो आप सीधे यहाँ पर ये चीज़ें याद कर सकते हो, जिससे कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में आप CI को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको 2 बार, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि 2 बार का आपको CI निकालना है, तो आपको अगर याद होगा कि 2% का वैल्यू क्या होती है, तो ये यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। तो ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको आप बाद में याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको 10% की 4 साल के लिए CI पूछा जाए, तो इसके लिए क्या मान होता है? 46.41। तो ये इसकी CI निकालने का ये चीज़ होता है। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, टाइम एंड वर्क। हम टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अगला चैप्टर हमारे पास होने वाला है टाइम एंड वर्क। तो इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम जान लेंगे। तो टाइम एंड वर्क निकालने का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये इससे निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड फार्मूला होता है चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। तो ये हमारे पास चाल निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। इस तरह से समय निकालने का फॉर्मूला ये तीनों फार्मूले हो गए, चाल, दूरी और समय निकालने के फॉर्मूले हो गए। इसको निकालने का एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक की सहायता से भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हमने ऊपर d लिख लिया, मतलब कि डिस्टेंस, ये स्पीड लिख लिया हमने, टाइम लिख लिया। अगर आपको चाल निकालना है, मतलब कि स्पीड निकालना है, अगर आपको स्पीड निकालना है तो इसको आप बंद कर लो, तो आपको यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो, दूरी बटा टाइम। इसी तरह से अगर आपको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आपको समय निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन चाल। तो ये आप इस तरह से ट्रिक की सहायता से चाल, दूरी और समय निकाल सकते हो। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास होता है कि आपको किलोमीटर हावर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना होगा? आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसी तरह से आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर की ओर जाना होता है, तो आपको क्या करना होता है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये इससे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। उसके बाद रिलेटिव स्पीड निकालने का क्या सूत्र होता है? जैसे कि दो चीज़ें हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर्स और 20 किलोमीटर पर आवर्स।
तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 40 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर्स। अगर इसको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, अगर दो चीज़ें अगर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो प्लस। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनको निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ट्रेन एंड बोट के बारे में। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रेल किसी भी व्यक्ति या पोल को पार करे। अगर ट्रेन है, अगर किसी पोल को या व्यक्ति को पार करे तो ये ट्रेन की लंबाई ही पार करेगी, ना कि यहाँ पर व्यक्ति और ना ही पोल, इनको पार नहीं करेगी, खाली ट्रेन की लंबाई ही पार करती है। उसके बाद ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉसिंग करती है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो इन दोनों को आपको निकालना होता है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारे पास दो ट्रेनें हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, रेल किसी भी सेकंड ट्रेन को उसकी दिशा में पार करे। तो इसको निकालने का सूत्र होता है हमारे पास, डिस्टेंस इसकी कैसे निकालोगे आप, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। आप इन दोनों की लेंथ निकाल लो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो सेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा बोट। तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे बोट के बारे में। तो अगर स्टिल वाटर में ये स्पीड निकालनी हो तो इसको निकालने का क्या सूत्र होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टिल वाटर में स्पीड निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद स्पीड ऑफ करंट, मतलब कि वाटर की दिशा, मतलब कि करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो ये हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम को निकालने के फॉर्मूले हो गए। उसके बाद मेंसुरेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 2 या 3 क्वेश्चन या इससे भी आप 4 या 5 क्वेश्चन, कभी कभी तो इतने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। और सारे जितने भी आप फॉर्मूले हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप अगर वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। इसके बाद बात करेंगे हम मेंसुरेशन के फार्मूले के बारे में। तो मेंसुरेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि हम बात करेंगे आयत के बारे में, तो हम यहाँ पर आयत के फार्मूले, इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। जैसे कि ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो इंटू करेंगे तो यहाँ पर इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से पेरीमीटर, परिमाप निकालने का क्या सूत्र होता है, 2 इंटू L इंटू बी। तो ये इसके परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद डायगोनल निकालने का मतलब कि डायगोनल होता है ये, तो इनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, √L² प्लस B²। इसी तरह से वर्ग के जितने भी फार्मूले होते हैं वो हम देखेंगे। वर्ग का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, भुजा²। तो भुजा², इसको वर्ग के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद पेरीमीटर का सूत्र होता है 4a। डायगोनल निकालने का क्या फार्मूला होता है, √2a। तो ये वर्ग के फार्मूले हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो ये तीनों भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, S से हम डिनोट करते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप आप कैसे निकालोगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप अर्ध परिमाप S निकल जाओगे। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसको हीरोन फार्मूला भी कहते हैं। तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कहाँ से आएगा आपके पास, S आप यहाँ से निकालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आपको ABC का मान क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसके बाद समकोण त्रिभुज के बाद बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि आपको देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब कि लंब, हाइपोटेनियस कर्ण, बेस आधार। इसको आधार एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
और पेरीमीटर निकालने का क्या सूत्र होता है, इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, P + B + H। और आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर प्लस लंबो स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस निकालने का पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट अगर इनको आप याद करोगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करने में काफ़ी जल्दी हेल्प होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट दिए होते हैं, जैसे कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये 3 4 5, तो ये इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट हो गए। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिपलेट होते हैं, इन सभी को आप याद कर लो। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप इनको याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं सेम होती हैं और तीनों एंगल सेम होते हैं। तो इनका एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, √3a²। तो समबाहु त्रिभुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4a²। हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, √3 / 2 × a। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3a। उसके बाद बात करेंगे ए भुजा वाली अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ए भुजा वाली अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है a/2√3। उसके बाद ए भुजा वाली समबाहु के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास a/√3। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें हमने यहाँ पर लंब डाल दिया, तो ये इन लंब डालने के बाद इधर और इधर दोनों भुजाओं को समान भागों में डिवाइड करेगा। इसके बाद यहाँ पर ये इसकी दोनों भुजाएं हो गई, ये दोनों भुजाएं इसकी सेम होती हैं, समद्विबाहु। दो भुजाएं सेम, इसका मतलब समद्विबाहु। शीर्षलंब आधार को 2 बराबर भागों में काटती हैं। जैसे कि आप यहाँ से लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में काटेंगी। तो इसको एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, b/4 √4a² - b²। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 √4a² - b²। और पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2a + b। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की 4 दीवारों को निकालने का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 × h × l + b। तो ये हमारे पास 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, इसको नीचे ले आएंगे इधर, क्षेत्रफल / 2 × l + b। तो ये कमरे की 4 दीवारों को निकालने का क्षेत्रफल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज के सारे फॉर्मूले देखेंगे। तो चतुर्भुज में सबसे पहले आता है हमारे पास पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में ये समांतर चतुर्भुज होता है हमारे पास, तो इसको एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, b × h। तो इसको एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × a + b, 2 × a + b। तो ये पेरीमीटर निकालने का सूत्र हो गया। बीच का कोण समकोण नहीं होता, मतलब कि ये यहाँ पर ये समकोण नहीं होगा हमारे पास। उसके बाद बात करेंगे रोम्बस समचतुर्भुज के बारे में। ये आपके पास समचतुर्भुज होता है, इसमें एरिया निकालने का सूत्र होता है 1/2 d1 × d2। यहाँ पर d1 d2 क्या है, डायगोनल हैं इसके। उसके बाद भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 √d1² + d2²। पेरीमीटर निकालने का क्या सूत्र होता है, 4a ² = d1² + d2²। ये हमारे पास होता है। उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब कि ये विकर्ण हो गए तो इनके बीच का कोण यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, ये समकोण पर काटेंगे। उसके बाद ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। इसके एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 × हाइट × सम ऑफ पैरामीटर साइड, मतलब कि 1/2 × ऊंचाई × भुजाओं का योग। तो ये इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, तो आपको ये याद करना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज को निकालने का क्या एरिया निकालने का क्या सूत्र होता है, 1/2 dp। तो dp कहाँ से हो गया, ये इसके विकर्ण डाला गया, प्लस bq ये इसके परपेंडिकुलर डाला गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई ac, ये कि ac हो गया, तो ये इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये विषमबाहु त्रिभुज को निकालने का एरिया निकालने का सूत्र हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सर्कल। इससे भी आपको एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको आप अच्छे से देखो और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप सारों को स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको जो भी दिक्कत आए आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है, तो सर्कल जैसे कि ये यहाँ पर हमारे पास सर्कल होता है, तो ये केंद्र हो गया इसका। तो यहाँ से हम ये आप देख रहे हो, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और ये यहाँ पर इसका सेक्टर हो गया, सेक्टर खंड। तो यहाँ पर इसकी लंबाई ए बी हो गई। तो ये क्या हमारे पास हो गया ए बी, ये चाप की लंबाई पूछा जाता है हमें, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। तो इसको एरिया निकालने का क्या सूत्र होता है हमारे पास, एरिया निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस, सर्कल की परिधि निकालने का क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। और हमारे पास व्यास क्या होता है, 2r। जैसे कि ये r हो गया, इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो ये r हो गया, r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r। तो ये सर्कल का व्यास हो गया। इस तरह से चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब कि ये a से b की लंबाई, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये त्रिज्यखंड हमने काटा तो ये थीटा हो गया, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये त्रिज्यखंड चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्तखंड, वृत्तखंड को निकालने का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। ये हमारे पास वृत्तखंड निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 3D मेंसुरेशन फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये घनाभ आ गया। तो इसका आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका आयतन निकालने का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये इसके वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। और डायगोनल निकालने का क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये इसके डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बात करेंगे रूम के बारे में। तो टोटल एरिया ऑफ वॉल्स, तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसका ये होता है। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूफ, इसका ये होता है। तो आप इन तीनों को याद कर लेना। उसके बाद बात करेंगे हम घन के बारे में, क्यूब के बारे में। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या सूत्र होता है, 6a स्क्वायर। डायगोनल निकालने का सूत्र क्या होता है, a अंडर रूट 3। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ें निकाल सकते हो, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर के बारे में बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सिलेंडर के फॉर्मूला होता है क्षेत्र वॉल्यूम निकालने का। उसके बाद बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर प्लस एच इंटू आर। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, साथ ही साथ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद हेलो सिलेंडर, हेलो सिलेंडर का फॉर्मूले के बारे में देखेंगे तो इसके वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। कर्व सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला ये होता है। टोटल सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये हमारे पास प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया। लेटरल पास सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल तथा शीर्ष का क्षेत्रफल। इस तरह से आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कोण, शंकु के बारे में। तो शंकु का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद इसकी स्लंट हाइट, स्लंट हाइट तिर्यक ऊंचा निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये इसकी स्लंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम स्पेयर, गोले के बारे में। तो गोले का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया 4 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
4πr स्क्वायर। उसके बाद बात करेंगे अर्धगोले के बारे में। तो ये अर्धगोले के फॉर्मूले होते हैं, तो इनको आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है पाथ। तो उस आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। तो रास्ते को निकालने का, जैसे कि ये रास्ता है तो इसको निकालने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x। तो ये x हमारे पास रास्ता हो गया, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो इसके क्षेत्रफल में से हमने इसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद जैसे कि आपको अंदर वाला पार्ट दिया हुआ है, इसके बाहर की जो खाली जगह है, तो इसको निकालने का क्या सूत्र होता है, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल और अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। इनको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला बाहर वाले का होता है और ये अंदर वाले का होता है। तो इनको आपको दोनों को याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के ये इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हुए हैं, तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं अलजेब्रा के, तो इन सभी को आपको याद कर लेना है अच्छे से, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है और इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है ए बाई बी, एक ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। तो ये कंपोनेंट डिविडेंडो को रूल होता है हमारे पास। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो ये हमारे पास ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमारे पास ये अगर हमें दिया हुआ होगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का स्क्वायर जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें हम पुट कर देंगे x की जगह a, y की जगह b, z की जगह c। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद अलजेब्रा के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले जिनसे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यदि आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ होगा x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो इसको निकालने का क्या सूत्र होता है, के स्क्वायर माइनस 2। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू के की वैल्यू आपको 6 दे दी जाएगी, तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। जैसे 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 34। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर इसका ये प्लस वाला हो गया, यहाँ पर अगर माइनस हो तो इसको निकालने का होता है के स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह से यहाँ पर प्लस माइनस के दिया हो तो ये यहाँ पर दोनों प्लस प्लस थे, माइनस माइनस थे। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस और माइनस है, तो इसको निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद यहाँ पर माइनस और प्लस, अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तो माइनस आएगा, प्लस दिया हो तो प्लस आएगा, तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपको पावर 3 निकालना हो तो 3 निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू माइनस 3k। तो ये पावर 3 निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद ये आपको पावर 5 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो इस 5 को पावर की 5 को तोड़ लेते हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 पावर 2 पावर 3 में तोड़ लेंगे, और यहाँ पर माइनस x प्लस 1/x इसमें माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसका तो आपको पता ही है कि क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2। इसको निकालने का क्या सूत्र होता है, के क्यू माइनस 3। तो ये आपको पता ही है। इस तरह से आप अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स को आपने देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर इसमें परपेंडिकुलर, हाइट और बेस, और ये थीटा हो गया। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट। तो इसको ये आपको सभी को पता होगा, लाल बटा कक्का। जैसे कि इससे कि आप साइन कॉस टेन, कोट सेक कोसेक, इन सभी को निकाल सकते हो। जैसे कि साइन थीटा, आपको अगर साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा कैसे निकाल सकते हो, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइट। तो इस तरह से आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सभी को निकाल सकते हो।
और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से सेक थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा होता है। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा आप निकालोगे तो इसको 1/cot थीटा आएगा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस बटा साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन बटा कॉस। इसी तरह से ये बेसिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। उसके बाद ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल दी हुई है, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, इस पर भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद जैसे कि आपको कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि 1/0 को क्या कहते हैं। 1/0 को कहते हैं हम 0, और यहाँ पर 0/1 करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब कि हम 1 में 0 का भाग देंगे, मतलब कोई एक संख्या है उसमें 0 का भाग देंगे तो ये 0 बार जाएगा। पर अगर कोई 0 संख्या है उसको 1 से भाग देंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है इनफाइनाइट नंबर। उसके बाद ये कंपाउंड फार्मूले को निकालने के सूत्र होते हैं। साइन ए प्लस बी को निकालने का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी को निकालने का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। इस कॉस ए प्लस बी का निकालने का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का निकालने का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है। ये माइनस, जैसे कि यहाँ पर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसी तरह से साइन 2a को निकालने के फॉर्मूले होते हैं 2 sin a cos a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन ए स्क्वायर। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सभी जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक और एडवांस के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला का इस वीडियो में मैंने आपको रिवीजन करवाया है। तो इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है ना तो आपको जितने भी मैथ्स के सारे कंसेप्ट हैं आपने सारे कंसेप्ट सीख लिए। अगर आपको अभी भी अच्छे से याद नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, जिस तरह से आपके मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। इस चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक इम्पोर्टेंट वीडियो ला के आएंगे आपके लिए। तो धन्यवाद।